गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे AMT, राइट। AMT मतलब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक वर्ड आप कभी और भी सुनेंगे और उसका नाम है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। यानी कि ऑल्टरनेट को अगर मैं सेंटर में ले आऊँ, मिनिमम को इधर लाऊंगी, दैट इज़ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब देखने में दोनों सेम लग रहे हैं। ऑल्टरनेट मिनिमम या मिनिमम ऑल्टरनेट में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो सभी एसेसिस पर अप्लाई होता है, लेकिन कॉरपोरेट्स को यानी कंपनीज़ को छोड़कर। और आपका जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉरपोरेट्स पर ही लागू होता है, यानी कि कंपनीज़ पर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में क्या फ़र्क है। यहाँ पर एप्लीकेशन का फ़र्क है। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स की, और इंडिविजुअल पे हमारा AMT लागू होता है। ठीक है, अब ये AMT क्या चीज़ है, नाम से आपको क्लियर हो रहा है। AMT मतलब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, यानी कि एक वैकल्पिक लेकिन न्यूनतम कर है। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि हम लोगों ने देखा है कि हम अपनी जो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस करने के बाद जो टोटल इनकम आती है, राइट, उस पर हम नॉर्मल रेट से टैक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल जो 55 ईयर्स का है तो उसकी इनकम पर हम टैक्स कैसे लगाएंगे? नॉर्मल रेट से कि फर्स्ट 2,50,000 पर नील, अगले 2.5 लाख पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर हमारा होगा 20%, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर 30% हो जाएगा। राइट, ये आपको पता है पहले से ही। लेकिन वो जब ठीक ठाक से नॉर्मल टैक्स हम लगा ही रहे हैं, तो फिर इस ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की क्या ज़रूरत आन पड़ी, ये है सवाल। एक्चुअली क्या है कि ये कॉन्सेप्ट तब आया था जब कंपनीज़ के लिए हम मैट लगाने लगे थे। पहले AMT जो है वो सभी असेसिस पर नहीं लगा करता था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कंपनीज़ के लिए आया था, क्योंकि कंपनीज़ क्या करती थी, या जो कॉरपोरेट्स थे वो क्या करते थे कि वो अपना वैसे तो शो करते थे कि हमें प्रॉफिट्स नहीं हुए, लेकिन दूसरी तरफ वो दिखाते थे कि हमने जो है शेयर होल्डर्स को बहुत सारा डिविडेंड पे किया है। अभी ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली कैसे चल सकती हैं? अगर आपके प्रॉफिट नहीं होता, आप डिविडेंड कहाँ से पे कर रहे हो? मतलब जब टैक्स देने की बारी आती थी तो कंपनीज ये शो करती थी कि हमारे पास है ही नहीं प्रॉफिट्स, हमारे प्रॉफिट्स जो हैं बल्कि लॉसेस हैं, इसलिए हम टैक्स कैसे पे करें। और दूसरी तरफ वो ये शो करती थी कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, क्योंकि अगर वो ये शो ना करें तो फिर तो कल को इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने लग जाएंगे, है कि नहीं बात। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ या सरकार के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए कि ये जो लोग टैक्स इवेड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंपनीज़ हैं, तो कम से कम वो कुछ तो टैक्स दें। इसलिए एक मैट का ऑप्शन उन्होंने निकाला और ये कंपलसरी कर दिया कि कंपनीज़ को जो है इतना और टैक्स दो है, मिनिमम टैक्स तो देना ही होगा। इससे क्या फ़र्क पड़ा? सरकार की ऑब्वियसली रिवेन्यू जनरेट होने लगा। जो बंदा पहले बिल्कुल टैक्स नहीं देता था, जो कंपनी बिल्कुल टैक्स नहीं देती थी, वो अब टैक्स देने लग गई, चाहे थोड़ा सा देने लग गई। लेकिन वो कहते हैं ना, 1 और 1 11 होते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सारी कॉरपोरेट्स इस दायरे में आ गए तो उसके बाद ऑब्वियसली सरकार की इनकम तो बढ़नी ही थी। ठीक है, अब यहाँ से माइंड में एक बात और आई कि क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को बाकी एसेसिस पर भी लागू किया जाए। इसलिए AMT का प्रोविज़न जो लेकर सरकार आई और फिर ये और सभी एसेसिस पर लागू किया गया। तो वहाँ मैट लागू होता है कंपनीज़ पर, यहाँ AMT लागू होता है। ठीक है, अभी ये AMT के बारे में और डिटेल करते हैं। AMT मीन्स ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसका मतलब ये है कि आप अपना टैक्स नॉर्मल रेट से निकालिए, कोई इशू नहीं है, मतलब कैलकुलेट करके रखिए, कोई इशू नहीं है, आपको कैलकुलेट तो करना ही है। ठीक है, लेकिन आप AMT भी कैलकुलेट कीजिए। ओके, आपने क्या करना है, AMT भी कैलकुलेट करना है, नॉर्मल टैक्स भी कैलकुलेट करना है। फिर आपने देखना है दोनों के बीच में ज़्यादा कौन सा है। अगर तो नॉर्मल टैक्स ज़्यादा है फिर कोई इशू नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने नॉर्मल टैक्स ही पे करना है। लेकिन अगर AMT ज़्यादा है तो आपको AMT पे करना है। मतलब कंक्लूजन क्या रहा कि दोनों में जो टैक्स ज़्यादा होगा असेसी को वही पे करना है। ठीक है,
अब माइंड में ये भी बातें आ रही होंगी कि अगर ऐसा ही था तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई। तो वो तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे ना। हमने क्या किया, पहले हमने जब लास्ट ये 1-2 वीडियोस में तो हमने पहले टैक्स निकालना सीखा। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि ना कि नॉर्मल टैक्स कैसे निकालते हैं, वो कैलकुलेट किया। उसके बाद अब बारी आई है AMT की, तो अब हम AMT देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम उन दोनों के बीच में देखेंगे कि ज़्यादा कौन सा है। अगर तो नॉर्मल टैक्स ज़्यादा है तो वी हैव टू पे नॉर्मल टैक्स, और अगर AMT ज़्यादा है तो वी विल हैव टू पे द AMT टू गवर्नमेंट, राइट। ठीक है, अभी इस प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा वाला टैक्स ही पे करना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब AMT के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगी। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ नॉर्मल टैक्स लेस देन AMT, ठीक है, देन वी विल पे AMT, राइट। AMT विल बी पेड बाय द SSC, अदरवाइज नॉर्मल टैक्स। मतलब कहने का क्या है कि अगर नॉर्मल टैक्स AMT से कम है, क्योंकि AMT का कॉन्सेप्ट आया ही इसलिए था ना कि लोग अपने टैक्स में चोरी करते हैं या कुछ ना कुछ घोटाला करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं गलत तरीक़ों से। ठीक है, तो इसीलिए AMT का कॉन्सेप्ट आया कि भाई आपका नॉर्मल टैक्स अगर मान लो नील आता है तो कोई बात नहीं, आप AMT से भी निकालो, भाई टैक्स तो निकालना पड़ेगा। एंड उसमें देखोगे अब AMT में कुछ ना कुछ तो टैक्स आएगा, और आएगा तो आपको पे करना है। कहने का मतलब होता है फिर नील तो नहीं रहेगा, फिर तो कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल टैक्स आपका ज़्यादा, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ नॉर्मल टैक्स AMT से कम है देन यू विल पे AMT, राइट। अदरवाइज़ नॉर्मल टैक्स तो दे ही रहे थे, कोई इशू ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मतलब ये राइज़ कैसे हुआ, इसी वजह से हुआ कि हमें हमारा नॉर्मल टैक्स AMT से कम बन रहा है, इसीलिए हम AMT पे कर रहे हैं। अभी पहले AMT को कैलकुलेट करने से पहले हम देखेंगे कि AMT किन किन कंडीशंस में अप्लाई होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सभी एसएससीज पर अप्लाई होता है, लेकिन एक्सेप्ट कॉरपोरेट्स, कंपनी को छोड़कर। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर एसएससी ये लोग हैं, इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल तो कृत्रिम, और जुरिडिकल होता है जो जुडिशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे पर्सन, और ये 2-3 कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है, इनके केस में अगर इनकी टोटल इनकम, कौन सी वाली टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम, ये ध्यान में रखना। अभी मैं बताऊंगी कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है। मैं सिर्फ टोटल इनकम नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर 20 लाख से कम है, राइट, देन आपको AMT पे नहीं करना है। तो हम निकालेंगे ही नहीं ना AMT। हम तो पहले AMT कैलकुलेट करने से पहले क्या कैलकुलेट किया जाता है, एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है। देखिए, आपका नॉर्मल टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम पर, ठीक है, लेकिन AMT कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम पर। ठीक है, ओके, मतलब उसमें टोटल इनकम को हम एडजस्ट करते हैं। अभी बताऊंगी मैं आपको कैसे एडजस्ट करना है। और अगर वो 20 लाख से कम है तो इन 4 या 5 कैटेगरी जो भी हैं, इनके लिए एक टेंशन फ्री हो जाओ कि आपको जो है AMT कैलकुलेट ही नहीं करना है। जो नॉर्मल टैक्स आपका बन रहा था बस वही पे करना है आपको, ओके। लेकिन अगर दूसरे असेसीज हैं, हमें दूसरों में कौन कौन है, फर्म है, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या नॉर्मल पार्टनरशिप है, और जितने भी नॉन कॉरपोरेट असेसीज हैं, मतलब इसके अलावा कोई भी अगर बच गया जो नॉन कॉरपोरेट है, क्योंकि हमने पहले ही क्लियर कर दिया ना कि कॉरपोरेट्स तो आने ही नहीं है, तो जितने भी नॉन कॉरपोरेट है, फर्म है या जो भी है, उनके लिए कंडीशन लागू नहीं होती, उन्हें तो AMT उनके ऊपर लागू होगा ही होगा। मतलब ये जो 20 लाख वाली कंडीशन है ना, ये सिर्फ इन लोगों पर है, फर्म पर या औरों पे नहीं है। ठीक है, अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 10 लाख है, 5 लाख है, कितनी भी है, आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि एडजस्टेड टोटल इनकम AMT और नॉर्मल टैक्स में से कौन सा ज़्यादा है, वही पे करोगे। लेकिन यहाँ पहले ये देख लेंगे कि अगर एडजस्टेड टोटल इनकम मेरी 20 लाख से कम आ रही है, देन मेरे को AMT का चक्कर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ नॉर्मल टैक्स ही पे करना है। ओके, ये बात क्लियर हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2। तीसरी कंडीशन क्या है,
तीसरी कंडीशन ये है कि आप जो भी टोटल इनकम की हम बात कर रहे हैं, जो कहाँ से आती है, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद आती है। ओके, तो ये टोटल इनकम में बिजनेस हेड से इनकम ज़रूर होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर आपकी इनकम में बिजनेस की इनकम शामिल नहीं है तो AMT वाला कंडीशन आप पर लागू नहीं होती। ठीक है, फिर आ रहा है 4th पॉइंट पे, AMT विल बी कैलकुलेटेड ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। वही बताया ना मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी। रेट क्या रहेगा? एट द रेट ऑफ 18.5%। नॉर्मल टैक्स में 5, 20, 30 ये रेट चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन एडजस्टेड टोटल इनकम पर हम AMT कैलकुलेट करेंगे तो रेट रहेगा 18.5%। राइट, ओके, प्लस सरचार्ज और HEC मीन्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये तो जैसे नॉर्मल टैक्स पर लगाते थे वैसे ही लगाओगे, यहाँ पे उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। 5वां पॉइंट, ATI यानी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने का अब तरीका देख लीजिए कैसे निकालना है। हमें क्या करना है, हमारा नाम, इसका क्या नाम है? एडजस्टेड टोटल इनकम। इसका मतलब मैं टोटल इनकम में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने वाली हूँ। अब क्या करने वाली हूँ वो देख लो। मैं उठाऊंगी टोटल इनकम जो मुझे दे रखी होगी, या मैं कैलकुलेट करूँगी पहले। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें ना मुझे प्लस करनी है, ऐड बैक करनी है। क्या? डिडक्शंस मिलती हैं आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ, राइट, 80C से 80U तक। ध्यान है आपको? ठीक है, लास्ट आपने सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ी हैं। 80C से 80U तक के बीच में जब डिडक्शंस आप देखोगे, उसमें 80H से 80RRB के बीच की जो डिडक्शन है ना, वो आप वापस ऐड कर लोगे अगर आपने क्लेम कर रखी है तो। ठीक है, मान लीजिए 80G की मैंने डिडक्शन क्लेम कर रखी है, वो मैं ऐड बैक नहीं करूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक मिली हुई है आपको। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे डिडक्शन मिली है 80RRB की, चलो लगा लेते हैं, 80 QQB की लगा लेते हैं, जो कि रॉयल्टी से रिलेटेड है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इन डिडक्शंस के बीच में जो भी डिडक्शन आती है वो डिडक्शंस अगर हमने ले रखी हैं तो हमें वापस ऐड करनी है टोटल इनकम में। पहला काम ये करना है। ठीक है, एक्सेप्ट ATP क्या चीज़ है? ATP एक डिडक्शन है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर लागू होती है। याद रखना, ATP अगर आपने क्लेम कर रखी है वो नहीं ऐड करनी। एक्सेप्ट क्यों बोल रही हूँ मैंने? एक्सेप्ट इसलिए बोला कि 80H और 80RRB के अंदर ATP भी शामिल है। अभी कहीं आप देखो कि अरे ATP भी है तो आप उसको भी ऐड बैक करो, प्लीज़ उसको ऐड बैक नहीं करना है, वो एक्सेप्शनल केस है। बाकी किसी को भी ऐड बैक कर सकते हो, जो भी डिडक्शन आपने क्लेम कर रखी है। इन दोनों के, ये दोनों भी 80H भी 80RRB भी, और इनके बीच में जो भी डिडक्शन आ रही हैं सिवाय ATP के। ठीक है जी, ओके। दूसरी बात, एक डिडक्शन है 35AD की, ये मिलती है आपको जब आप बिज़नेस हेड पढ़ते हो, और बिज़नेस हेड में आप देखोगे तो आपको एक डिडक्शन मिलती है 35AD। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर है। स्पेसिफिक बिजनेस के लिए अगर कोई आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसकी डिडक्शन आपको बिज़नेस हेड में मिलेगी। ये ग्रॉस टोटल इनकम में से नहीं मिलती है, ये आपको बिज़नेस हेड में जाकर मिलती है। ठीक है, तो इसकी डिडक्शन अगर आपने क्लेम कर रखी है ना बिज़नेस हेड में, वो भी आप वापस टोटल इनकम में ऐड कर देना। ठीक हो गया। ब्रैकेट में मैंने दिखा रखा है लेस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने 15 लाख की मशीनरी खर्च की है, मशीनरी के ऊपर पैसा लगाया 15 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 35AD में मैंने 15 लाख की डिडक्शन मैंने ले ली 100%। ठीक है, आपको क्या करना है, क्योंकि मैं डिडक्शन क्लेम कर चुकी हूँ बिजनेस साइड में, यहाँ मुझे वापस 15 लाख ऐड करने हैं। ठीक है, लेकिन ये भी तो है ना कि जो मशीनरी आपने परचेज़ किया उसका डेप्रिसिएशन भी तो बनता है कि नहीं बनता। ये ध्यान रखना कि जिस चीज़ को आप 100% माइनस करते हो उसका वहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं माइनस करते कभी भी। ये सच्चाई है और ये रूल है। कारण भाई जो खर्चा आप 100% माइनस कर चुके तो फिर डेप्रिसिएशन का क्या लॉजिक बनता है? उसको तो माइनस करने का कोई मतलब नहीं बनता ना वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे आपने छोड़ दिया होगा। आपने सिर्फ 15 लगे 15 वहाँ से माइनस कर दिए होंगे इनकम में से, लेकिन वो 15 मैंने यहाँ ऐड कर दिए वापस। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया।
लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ डिडक्शन में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया था, तो अब मुझे एक चांस मिल गया है डेप्रिसिएशन क्लेम करने का। तो 15 लाख तो मैं माइनस करूँगी, लेकिन 15 लाख का कितना परसेंट, 10% जो भी मशीनरी का बनता है 1.5, मतलब 1,50,000 आपको डेप्रिसिएशन की इजाज़त मिल जाएगी चार्ज करने की। यहाँ मैं 15 लाख माइनस 1,50,000, टोटल में कहने का मतलब है 13,50,000 मैं ऐड कर दूँगी और आगे चलूँगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? 15 लाख क्योंकि मुझे पहले मिल चुकी है 100% डिडक्शन, तो मैं ऐड कर दूं, लेकिन क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन की नहीं मिली है और जो कि मिलनी चाहिए थी, तो डेप्रिसिएशन बनता है 1.5 लाख रुपए, वो वहाँ नहीं मिली, उसको मैं यहाँ ले लूँगी, तो यहाँ पे माइनस कर दूँगी 1.5 लाख। तो कहने का मतलब होता है 15 लाख प्लस 1.5 लाख माइनस, तो एग्जैक्टली कितना अमाउंट आप प्लस करोगे, 13.5 लाख। समझ में आ गया? तीसरी बात 10AA, ये डिडक्शन मिलती है हमें स्पेसिफिक सेज समझते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, इंडियन टेरिटरी के अंदर ही, नेशनल बॉर्डर्स के अंदर ही एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जिसे फ्री ट्रेड जोन जो है एक तरह से घोषित किया गया है सरकार ने, और उस एरिया में जो आर्थिक नियम, जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं, सरकार के जो नियम लागू होते हैं, वो दूसरे एरियाज़ के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा उदार यानी कि लिबरल होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उन एरियाज़ को सरकार ने एक तरीके से ऐसा एरिया घोषित कर रखा है जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होंगे, कस्टम ड्यूटी का सीन नहीं रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट कर, एक तरह से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के मकसद से सरकार इस तरह का जो है एक तरह की सीन क्रिएट होता है। तो ये जो 10AA की डिडक्शन है, ये हमें सेल्स के लिए मिलती है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपमेंट में अगर कोई असेसी लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको ये डिडक्शन मिली होगी। अगर उसको मिली होगी, उसने क्लेम की होगी, तो ये मैं प्लस कर दूंगी। फिर से आ जाएं वापस, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि एडजस्टेड टोटल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या सीन रहा? टोटल इनकम जो आपने पहले कैलकुलेट की नॉर्मल टैक्स के लिए ले ली, आपने प्लस किया 80 से 80 RRB तक की सारी डिडक्शन अगर आपने क्लेम कर रखी हैं तो, लेकिन 80P की डिडक्शन को हाथ नहीं लगाना, वो एज इट इज़ जो क्लेम कर ली तो कर ली, उसको नहीं आपने वापस प्लस करना। दूसरी बात जो प्लस करनी है दैट इज़ 35AD, जो कि हमें बिजनेस साइड में मिली होगी, अगर मिली होगी तो, और वो प्लस करके उसका डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। और थर्ड जो है वो है सेक्शन 10AA, जो कि सेल्स के लिए होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, देन हम आगे चलते हैं। ये तीनों डिडक्शन के बारे में मैंने खोल के समझाया है। 80P के बारे में बता दिया, 35AD के बारे में बता दिया, 10AA के बारे में बता दिया, वो जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रखा है हमने, ताकि आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम आगे का पोर्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ग्रॉस टोटल इनकम दे रखी है 34,50,000, राइट। मुझे ग्रॉस टोटल इनकम मिली है 34,50,000, ओके जी। डिडक्शन मैंने दो क्लेम की हुई हैं, दो, 1 और 2। एक है डिडक्शन 80G की और एक डिडक्शन है 80IB की। ये H के बाद है, 80H से लेकर RRB के बीच की डिडक्शन है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डिडक्शंस क्लियर करने होंगे कि पहले डिडक्शन कौन कौन सी हमें मिलती है, क्योंकि अगर उसमें तो सिर्फ सेक्शन दिया होगा, तो अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 80G की डिडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल गई, उसको मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन 80IB की डिडक्शन अगर मिल गई है तो मैं ऐड बैक करूँगी। क्या क्या डिडक्शन है? 1 लाख की है 80G की, 8 लाख की है मेरी 80IB की, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, नॉर्मल रेट से टैक्स लगाया। अभी मेरी टोटल इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम में से मैं दोनों डिडक्शन माइनस करूँगी। दोनों डिडक्शन का टोटल बनता है 9 लाख, मैंने माइनस किया 25,50,000 आ गया। मैंने इसके ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स लगाया, मैंने लिख रखा है टैक्स ऑन टोटल इनकम रिगार्डिंग नॉर्मल रेट्स, दैट इज़ 6,06,000, राइट। 6,06,000 आ गया, ये मेरा टैक्स आ गया। सब कुछ मिला के है, HEC सब कुछ मिला के है, ठीक है। अब आ जाओ एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे। क्या तरीका बताया मैंने? सबसे पहले मैं टोटल इनकम उठाऊंगी। ये टोटल इनकम मेरी आ रही है 25,50,000, तो टोटल इनकम मैंने 25,50,000 उठा ली।
कौन कौन सी डिडक्शन मुझे मिली हुई हैं? मुझे मिली हुई है सिर्फ 2 डिडक्शन। ये पहली में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी में प्रॉब्लम है। कितनी है? 8 लाख है। वापस ऐड कर दो, डिडक्शन ऐड बैक कर दो अंडर सेक्शन 80 IB 8 लाख कर दिया, प्लस करो 33,50,000 आ गया। इसके ऊपर AMT कैलकुलेट करूँ, क्या रेट बताया है? 18.5% किया मैंने, ये कर दिया। 33,50,000 के ऊपर मैंने 18.5% किया, ये अमाउंट आ गया मेरा 6,19,750। ठीक है। HEC मैंने किया कैलकुलेट 4% से 24,790। टोटल मेरा आ गया टैक्स 6,40,540। राइट। ऊपर वाला टैक्स चेक करें, नॉर्मल टैक्स दोबारा से देखिए कितना आया था। नॉर्मल मेरा आया था सब कुछ मिला के, वही HEC वगैरह मिला के 6,06,000 आया था। ये मैंने इसलिए कैलकुलेट करके नहीं दिखाया क्योंकि ये आप जानते हैं पहले से। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये मैंने को आपको सिखाना था। ठीक है। देखो यहाँ पे टैक्स आया 6,06,000, यहाँ आया टैक्स 6,40,540। इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B। दोनों में कौन सा हायर है? ऑब्वियसली B हायर है, दिख रहा है हमारे को। सो अगर मैंने क्या बोला था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, अगर नॉर्मल टैक्स से AMT ज़्यादा हो तो AMT पे करेंगे, तो वी विल हैव टू पे AMT। राइट। 6,40,540 पे करेंगे, यही क्वेश्चन है। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? तो आपने 2 चीज़ें सीखी, एक तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना और दूसरा AMT निकालना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? ओके जी। अब आ जाते हैं हम आगे, फिर आ जाती है अगली बात, छठा पॉइंट। अगर हमने अब आपसे सोचेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ फिर मुझे, मैं तो मतलब एसएससी का तो बहुत नुकसान हो गया कि हमेशा जो हायर टैक्स होगा वही पे करेगा। नॉर्मल टैक्स में से AMT और नॉर्मल टैक्स में जो हायर होगा अगर एसएससी वही पे करेगा तो हर बार एसएससी का ही नुकसान हुआ ना, क्या फ़ायदा हुआ उसको? कोई बात नहीं, सरकार ने आपके बारे में थोड़ा बहुत तो सोचा है, वो आपको इसका टैक्स क्रेडिट देंगे। अगर आपने AMT पे किया है तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब ये क्या है चीज़ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना, मान लीजिए नॉर्मल टैक्स जिसको मैंने A माना है वो 5 लाख है, मैंने नॉर्मल रेट से टैक्स निकाला 5 लाख है। B मैंने माना है AMT को और वो मेरा 8 लाख है। अब इस केस में बताइए मुझे कौन सा टैक्स पे करना है? मुझे AMT पे करना पड़ेगा, वो है मेरा 8 लाख। देना कितना था मुझे? 5 लाख। कितना एक्सेस अमाउंट है बच्चों मेरा? दैट इज़ 3 लाख। AMT माइनस नॉर्मल टैक्स 8 - 5 = 3 लाख दिख रहा है। नाउ व्हाट इज़ दिस 3 लाख? दिस इज़ योर टैक्स क्रेडिट। जो एक्स्ट्रा टैक्स आप पे करते हो नॉर्मल टैक्स से, जितना ज़्यादा टैक्स आप AMT के तौर पर पे करते हो वो आपका टैक्स क्रेडिट बनता है। अब ये टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा क्या है हमें? ये किस चीज़ का, किस चिड़िया का नाम है? ये आपको बेनिफिट है एक तरह से, जब अगले सालों में, अभी चलो इस ईयर में तो हमारे को नुकसान हो गया 3 लाख का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लीजिए मैं 20-21 की बात कर रही हूँ, 2020-21 में मैंने 3 लाख रुपए टैक्स पे कर दिया एक्स्ट्रा क्योंकि मुझे AMT पे करना पड़ा। लेकिन इस 3 लाख का मुझे एडजस्टमेंट करने का हक मिलेगा अगले 15 साल तक। मान लीजिए 2020-21 में मैं खड़ी हूँ असेसमेंट ईयर में, इससे अगले 15 असेसमेंट ईयर बताओ कितने बनते हैं? 15 बनते हैं 2035-2036। ठीक है, ओके। 2035-2036 असेसमेंट ईयर तक मैं इस 3 लाख रुपए की एडजस्टमेंट उन ईयर्स में करूँगी जिन ईयर में मेरा नॉर्मल टैक्स AMT से ज़्यादा होगा। अब समझ में आया? देखिए, जिस ईयर में तो AMT ज़्यादा है वहाँ तो AMT पे करना पड़ा, AMT पे करते ही टैक्स क्रेडिट क्रिएट हो गया। यहाँ तक बात ओके है? तो टैक्स क्रेडिट किस चिड़िया का नाम था? इसी चिड़िया का नाम था कि AMT तुमने पे किया जिसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा और वो एक्स्ट्रा टैक्स ही आपका टैक्स क्रेडिट बन गया। अब मान लीजिए अब ये मैंने एग्जांपल भी दे रखा है आपको, लो यहीं पे देख लेते हैं। मान लीजिए 2021-22 में मैंने 3 लाख रुपए टैक्स पे करा था ना, एक्स्ट्रा टोटल पे किया 8 लाख, देना था 5 लाख क्योंकि नॉर्मल टैक्स 5 लाख था, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना पे किया? ये मैंने शायद ना, हाँ यहाँ पे मैंने अमाउंट दूसरे ले लिए, यहाँ ये अमाउंट से कर लेते हैं। चलो 2021-22 में मेरा नॉर्मल टैक्स बनता था 1.5 लाख, AMT बनता था 1 लाख, मैंने पे किया है 1.5 लाख। तो एक्स्ट्रा कितना पे किया मैंने? एक्स्ट्रा कितना पे किया? 50,000। तो व्हाट इज़ माय टैक्स क्रेडिट? टैक्स क्रेडिट विल बी 50,000। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इस टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल मैं
कहाँ करूँगी, इस्तेमाल का मतलब कहाँ एडजस्ट करूँगी। भैया मुझे लॉस हुआ है, मेरे भी तो मन में दर्द होगा ना कि अरे मेरे को तो लॉस हो गया, 50,000 ज़्यादा देना पड़ा, इसका मैं क्या करूँ। तो ओब्वियसली सरकार ने आपकी पीड़ा को समझा और आपको एक मौका दिया कि एक मौका नहीं बल्कि आपको 15 साल तक मौका दिया कि 15 साल में जब भी आपको नॉर्मल टैक्स आपका ज़्यादा बने तो आप ऑब्वियसली आप AMT तो नहीं पे करोगे ना, तो नॉर्मल टैक्स पे करोगे। तो जिस साल आप नॉर्मल टैक्स ज़्यादा पे करोगे ना, उस साल आप ये 50,000 की एडजस्टमेंट कर लेना। अब देखो कैसे कर लेना। यहाँ मैंने शायद नहीं करके दिखाया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपको 50,000 का ये टैक्स क्रेडिट मिला ना। अब मान लीजिए 2025-26 में, यहाँ पर 2025-26 में मेरा टैक्स बना नॉर्मल का 2 लाख, ठीक है, और AMT बना मेरा 1.5 लाख, नहीं 1.5 लाख नहीं बोलूँगी मैं, AMT बना मेरा 1,30,000, ठीक है। 2 लाख नॉर्मल टैक्स बना, AMT बना 1,30,000। तो ऑब्वियसली रूल क्या कहता है, ज़्यादा वाला पे करो। तो मैंने 2 लाख पे करना था, लेकिन मुझे याद आया कि अरे मुझे तो टैक्स क्रेडिट मिला हुआ है 50,000 का, ठीक है, तो वो 50 के 50 मैं वहाँ इस्तेमाल करूँगी। अभी मैं पे करूँगी 2 लाख माइनस, पहले तो 50 माइनस कर दो, ठीक है ना। तो मैं 1,50 और 1,30 में, ऑब्वियसली आपने देना तो नॉर्मल टैक्स ही है, 2 और 1,30 में बनता कितना है, 2 ज़्यादा बनता है, ठीक है। लेकिन 50,000 टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल आप वहाँ कर लेना, तो 2 लाख मत देना, आप वहाँ पे 1.5 लाख दे देना, बस ख़त्म, दिक्कत क्या है। तो ये हो गया हमारा टैक्स क्रेडिट की शुरुआत और ये एडजस्टमेंट। इस काम को आप 15 साल तक कर सकते हो, इस काम को आप 15 साल तक कर सकते हो। देखो वहाँ पर 70,000 पे टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा था ना, लेकिन क्रेडिट तो मेरे पास 50,000 था, मैं 50 ही यूज़ कर सकती हूँ। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और देती हूँ, अगर वहाँ पर होता 2 लाख मेरा नॉर्मल टैक्स और 1,90,000 मेरा AMT, ठीक है, तो वहाँ मुझे 10,000 ही तो टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ना। तो ये 50 में से 10 की एडजस्टमेंट वहाँ हो जाएगी, तो वहाँ मैं 190 ही पे करूँगी और बाकी के 40 की एडजस्टमेंट और आगे आने वाले ईयर्स में कर लूँगी, बस सिंपल, ठीक है। तो ये है जी हमारा AMT का जो भी कॉन्सेप्ट था। और लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको थोड़ा कम नज़र आएगा, थोड़ा सा पिक खींचने में दिक्कत हुई है, सरचार्ज एंड HEC एज इट इज़ एप्लीकेबल। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एडजस्टेड टोटल इनकम जब आप निकालोगे वहाँ पे भी ध्यान रखना कि 50 लाख से ऊपर इनकम है और 1 करोड़ से नीचे है तो 10% सरचार्ज भी लगेगा, 1 से 2 के बीच में है तो 15, और फिर 2 से 5 के बीच में है तो 25, और मोर देन 5 है तो 37% आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। और ऐसे ही आपको मार्जिनल रिलीफ भी मिल सकता है, ठीक है। बाकी सारे रूल्स सेम है, सिर्फ मेन चीज़ यही थी हमारी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो पहले आप इसको समझिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की। एक स्पेशल नोट मैंने आपके लिए यहाँ बनाया था बल्कि, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दिया, मैंने स्पेशल नोट यही बनाया था कि 35AD में मान लो आपको 10 लाख रुपए की डिडक्शन मिली हुई है और डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% है, क्योंकि आपको 100% मिल गई इसलिए आपने वहाँ डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया। बट जब आप यहाँ पर ऐड बैक करोगे तो 10 लाख, लेकिन डेप्रिसिएशन 10% हो गया 1 लाख, आप सिर्फ 9 लाख ऐड बैक करोगे। समझ में आया क्यों? वो इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने पहले चार्ज नहीं किया था, वो अब कर लो, लेकिन 10 लाख के 10 लाख चार्ज किए थे वो हम ऐड बैक कर लेंगे। तो 10 प्लस और 1 माइनस, तो बैलेंस है 9 लाख, वही हमारा टोटल इनकम में ऐड बैक होगा, तभी मेरी एडजस्टेड इनकम आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।